हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल एम यूपीएससी। और आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे निकले हुए आर्टिकल्स के बारे में। आज आज जून 17 2025 है और आज हमें दो आर्टिकल देखने हैं। एक बॉन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई है जर्मनी में, और दूसरा है इंडिया कंडक्ट सेंसस, यानी इंडिया सेंसस को कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या प्रावधान है, कैसे करते हैं, क्या होने वाला है, क्या नया है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के आर्टिकल्स में। तो चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगिंस एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो ये आर्टिकल की कटिंग है जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके इस पे डाल दी है। ये पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दूं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक कोशिश ये भी की है कि इस कटिंग के अलावा मैंने इसका पूरा क्रक्स या निचोड़ निकाल करके इस आर्टिकल का रख दिया है इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में, और इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगिंस, इसका रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 3 से है और जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट है, टॉपिक क्लाइमेट चेंज है और रिलेवेंसी प्रीलिम्स और मेंस में। जो इस पूरे आर्टिकल के हाइलाइट्स हैं या उसका क्रक्स या निचोड़ कह लें आप, वो पूरा का पूरा इसमें है, जो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा और जहाँ जहाँ समझाने की बात होगी मैं समझाता भी जाऊंगा। तो जो इवेंट का ओवरव्यू है वो कहता है कि द एनुअल बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगेन इन बॉन जर्मनी। जर्मनी के बॉन शहर में इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में 5,000 गवर्नमेंट डेलीगेट हैं, कुछ स्टेक होल्डर हैं, और जो ये कॉन्फ्रेंस है 26 जून तक चलने वाली है। पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर इतने लोग क्यों जुड़े हैं, क्यों जमा हुए हैं। तो ये एक मिड ईयर मीटिंग है जो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की सब्सिडरी बॉडी के तहत होने वाली मीटिंग है। और इसकी जो मीटिंग है, ये हर साल जून में होती है और यह इकलौती ऐसी मीटिंग है कुछ अन्य मीटिंग्स की तरह, जैसे COP आपने सुना होगा, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लाइमेट चेंज के लिए होने वाली मीटिंग्स में से एक। तो उसी तरीके से ये रेगुलर जो COP है उनसे इतर यानी उनसे हट करके होने वाली मीटिंग्स में से एक है। जो की पार्टिसिपेंट है वो कौन कौन है, तो मेंबर ऑफ सब्सिडरी बॉडीज, इसके साथ जो जुड़ी हुई बॉडी है COP है, इसके अलावा और भी जो बॉडीज हैं उनके मेंबर इसमें जुड़ते हैं। कुछ इंडिजिनस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जुड़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जुड़ते हैं, साइंटिस्ट हैं वो जुड़ते हैं, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जुड़ते हैं। अब जो इस मीटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो क्या है, तो जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं उनके टेक्निकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट जो हैं उन पर बात की जाएगी। अगली जो COP होने वाली है वो नवंबर में होने वाली है अजरबैजान, बाकू में। अजरबैजान कंट्री है, बाकू उसकी कैपिटल और कैपिटल सिटी कह सकते हैं आप, वहां पर। तो जो अगली COP है उसका एजेंडा सेट करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। और इसके अलावा ये जो पिछली COP हुई थी उसका जो उस पे हमने जो फैसले लिए थे उसका रिव्यू, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसमें जो डिसीजन हुए हैं उनको जानने के लिए हुई है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सब्सिडरी बॉडीज की हमने बात तो कर ली, पर ये है क्या। तो UNFC के तहत दो परमानेंट सब्सिडरी बॉडी है, पहली इम्प्लीमेंटेशन के लिए है और दूसरी एडवाइस के लिए। जो पहली इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो एसेस करती है, रिव्यू करती है जो हमने डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्री के लिए। दूसरी हमारी जो बॉडी है सब्सिडरी बॉडी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, SBSTA। ये जो साइंटिफिक इनपुट हैं डिसीजन मेकर्स के लिए, सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन IPCC साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये IPCC का फुल फॉर्म है। अब इस साल का जो एजेंडा है इस बॉन कन्वेंशन का, वो क्या कहता है, फोकस ऑन ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन, ये जो है इसका एजेंडा है। और ये कहता है कि अ ग्लोबल अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट एडाप्टेशन, अकिन अकिन का मतलब सादृश्य कह सकते हैं, अकिन टू ग्लोबल मिटिगेशन गोल ऑफ लिमिटिंग टेम्परेचर राइजेस टू 1.5 डिग्री
सेल्सियस। 2015-16 में हुई जो पेरिस डील थी उसी की तरीके ये भी बात करता है। सिग्निफिकेंस क्या है, इस मीटिंग का महत्व क्या है? तो negotiations and outcomes from the Bonn conference heavily influence decision at COP। अगर इससे हम कोई नेगोशिएशन या कोई रास्ता निकाल लेते हैं या कुछ हमारे पास इसका परिणाम निकलता है तो सीओपी में जो डिसीजन है उनमें बहुत ही मदद करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करने में हमारी मदद करेगा। मैनी रिकमेंडेशन फ्रॉम एसबीएस यानी कि सब्सिडी बॉडीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाइनल सीओपी डिसीजंस। ये इस पूरे आर्टिकल का इसेंस है। नाउ मूविंग टू अनदर आर्टिकल which is census. The highlight part and the headline says that how India will conduct census. तो इसका रिलेशन जनरल स्टडीज के पेपर 2 और सब्जेक्ट इसका जो पॉलिटी और गवर्नेंस है, टॉपिक सेंसस और कास्ट सेंसस। रिलेवेंसी इसकी प्रीलिम्स और मेंस में है और हम कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल से स्टिक रह करके ही देखें क्या है, और जो इस आर्टिकल में एग्जाम से जुड़ा या एग्जाम के काम का ही होगा मैं वही बताऊंगा, पूरी बात नहीं बताऊंगा कथा कहानी के तौर पे। तो पहली जो बात है वो कहता है कि अपकमिंग सेंसस टाइमलाइन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने अनाउंस किया है सेंसस के लिए और नोटिफिकेशन जारी किया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन एक्ट ऑफ 1948। ये जो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 है इसको अब याद रखिएगा कि ये किस साल आया था। सेक्शन ना भी याद रहे तो भी चलेगा। द 16th सेंसस ऑफ इंडिया विल बिगिन इन 2 फेसेस। तो एक फैक्ट ये है कि ये 16वां सेंसस है और इसके 2 फेस हैं। ये पहली बार है कि इसके 2 फेस रखे गए हैं। पहला हाउस लिस्टिंग फेस और दूसरा है पॉपुलेशन इनुमरेशन फेस। हाउस लिस्टिंग यानी कि घरों की गणना की जाएगी पहले फेज में, और दूसरा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी कि लोगों की जनसंख्या या जाति उन सबसे जुड़े हुए जो जानकारियां हैं उनको जुटाया जाएगा। तो हाउस लिस्टिंग जो फेज है वो मार्च 1 2026 को चालू होगा, लेकिन ये पूरे इंडिया में हर जगह मार्च 1 2026 को चालू नहीं होगा। कुछ जगह है अक्टूबर 1 2026 को चालू होगा। ऐसे रीजन है जो स्नो बाउंड रीजन है सच एज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। स्नो बाउंड रीजन वो होते हैं जहां पर बर्फ ढकी रहती है। पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन अर्ली 2027। यानी कि पहले हम घरों की लिस्टिंग करेंगे, घरों की जनगणना करेंगे और उसके बाद पॉपुलेशन की गणना के लिए उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। अब ये जो सेंसस है ये अपने आप में पहले से कुछ अनूठी पहले लेकर के आया हुआ है। जैसे ये अपने आप में पहला ऐसा सेंसस है जो डिजिटल होगा, यानी कि ये ऐप बेस्ड होगा। 2027 सेंसस जो है वो इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है। जो इन्यूमरेटर्स हैं, इन्यूमरेटर्स उनको कहते हैं जो आपके घर आएंगे गणना करने वाले लोग, जो आपके घर आएंगे गणना करने। जनरली वो टीचिंग स्टाफ ही होगा। तो ये कह रहा है कि इन्यूमरेटर्स विल कलेक्ट डेटा यूजिंग अ मोबाइल ऐप एंड अ न्यू कोडिंग सिस्टम फॉर मोर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी। जो ये कोडिंग सिस्टम और ये मोबाइल डेटा है ये सिक्योर भी होगा बहुत ही ज़्यादा, ताकि इसको कोई हैक भी ना कर पाए। अब इन्यूमरेटर्स और उनकी प्रोसेस, यानी इन्यूमरेटर्स कैसे चूज किए जाएंगे या इस पूरे सेंसस को बनाने और इस सेंसस को काम में लाने के लिए क्या प्रोसेस है, इसको कंडक्ट कराने के लिए क्या तैयारी की जाएगी। तो जो स्कूल टीचर्स हैं उनको ही इन्यूमरेटर्स बनाया जाएगा, जो गणना करने वाले लोग हैं। और इसके अलावा 1.2 लाख यानी 1,20,000 फंक्शनरीज होंगे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो मैनेज करेंगे, ओवरसी करेंगे और सपोर्ट करेंगे सेंसस से जुड़ी जानकारी को या किसी घटना को होने देने के लिए। इन्यूमरेटर्स को ट्रेन करने के लिए 46,000 स्पेशलाइज पर्सन का एक ग्रुप होगा जो इन लोगों को ट्रेन करेगा। Enumerators will collect data digitally, reducing error and improving processing speed। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप पेन पेपर पे अगर किसी चीज़ को लिखेंगे और वही अगर आप मोबाइल पे जो पहले से ही एक तय मानक दिया हुआ है, सब उसमें पैरामीटर सेट है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, तो जाहिर सी बात है कि एरर्स भी कम होंगे
और प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज होगी, तो इसे जल्दी कंडक्ट किया जा सकेगा। यूनिक आईडी और कोड डायरेक्टरीज विल बी यूज्ड टू ऑटोफिल डेटा फ्रॉम ऑफिशियल डेटाबेस। आपकी जो जानकारी है, यूनिक आईडी, जैसे मान लीजिए अगर आपका डेटाबेस आधार कार्ड में या आपका डेटा ईपीआईसी नंबर जो होता है वोटर आईडी के लिए, उस नंबर में या पैन कार्ड में कहीं है, तो उससे भी डेटा लेने में मदद मिलेगी। अब हाउस लिस्टिंग फेज की डिटेल्स देखते हैं। ये कहता है कि डेटा कलेक्टेड विल इंक्लूड बिल्डिंग यूजेस, यानी कि बिल्डिंग का इस्तेमाल, उसका मालिक कौन है, उसमें सुविधाएं क्या हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, इसके बारे में हाउस लिस्टिंग में पूछा जाएगा, ताकि बिल्डिंग प्रोफाइल बनाई जा सके। और डेटा कलेक्शन जो होगा इस हाउस लिस्टिंग फेज में, वो 34 कॉलम के तहत होगा, यानी कि 34 ऐसी जानकारियां मांगी जाएंगी आपसे जुड़ी हुई, जो हाउस लिस्टिंग फेज में रखी जाएंगी। दूसरी बात कह रहा है पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज, ये इंक्लूड करेगा इंडिविजुअल लेवल की इंफॉर्मेशन को, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, आप जनजाति से तो नहीं बिलोंग करते हैं, इस विषय में पूछेगा। आपका धर्म क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपकी डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो उस बारे में जानकारी लेगा। आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है, आप काम क्या करते हैं, यदि आप काम करते हैं तो। और इस जो फेज है पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज, इसके तहत 28 कॉलम में डेटा मांगा जाएगा आपसे। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो ये है कि सेल्फ इनुमरेशन को भी परमिट किया गया है इस सेंसस में। सेल्फ इनुमरेशन का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जब गणना करने वाला आपके दरवाजे पर आया था और उस समय आपने जानकारी उचित नहीं दी, या उस समय आपको जानकारी का कुछ ज्ञान नहीं था और आपने गलत जानकारी दे दी, तो आप खुद भी उस पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर अपनी डिटेल्स को भर के वहां पर अपनी जानकारी को ठीक कर सकते हैं। अब इस जो सेंसस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो क्या है? एक तो जीपीएस टैगिंग ऑफ हाउस, यानी कि हाउस को जीपीएस टैग किया जाएगा। जियो टैग्ड मैप्स होंगे, जिससे कवरेज में आसानी होगी। इससे जो अदर स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है उनको अच्छा कवरेज मिलेगा और उनको सुदृढ़ तरीके और सुचारू रूप से चालू किया जा सकेगा। जैसे आपने एक ड्रोन वाली स्कीम सुनी होगी, जिसमें घर का मैप, आपके खेत यानी आपकी जमीन का मैप बनाया जाता है, तो उसको आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो ये ऐप बेस्ड डेटा एंट्री है, ये ट्रेडिशनल पेन और पेपर मेथड को रिप्लेस कर देगा, जिससे काम को सुचारू और तेजी से किया जा सकता है। एक जो सबसे बेहतरीन चीज ये है कि कई बार ये होता है कि पेन और पेपर आप लेके गए हैं तो आप कई बार गलती कर देते हैं, गलत भर देते हैं, तो आप उसको काटते पीटते रहते हैं। लेकिन इन्होंने इसमें ऐसा किया है कि जो ये एप्लीकेशन बेस्ड मेथड है, इसमें इनुमरेटर अगर कोई जानकारी अनरियलिस्टिक या गलत भर देता है तो उसको तुरंत वहां अलर्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र से कम भर देता है, तो उसको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा कि एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, और उसे वो तुरंत इनेबल कर देगा रियल टाइम करेक्शन करने के लिए। अब अगली बात कहता है कि डाटा प्रोसेसिंग इनहेंसमेंट किस लेवल का है, तो प्रोविजनल्स टोटल्स टू बी रिलीज्ड इन स्टेजेस फॉलोड बाई मोर रिफाइंड डेटा यूजिंग इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम जो ये डेटा इकट्ठा करेंगे, इससे हम बहुत सारे इंडिकेटर्स बना करके ये पता करेंगे कि लिटरेसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, या और भी बहुत कुछ जानकारी जो सरकार को चाहिए वेलफेयर करने के लिए, वो सारी की सारी जानकारी हम इस डेटा प्रोसेसिंग से सीख लेंगे या जान लेंगे। और इसके लिए एक बिल्ट इन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा जो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करेगा। अब क्या कंटेंट चेंज हुआ है पहले के जो सेंसस है उसकी तुलना में आपके सेंसस में? तो पहली बात कह रहा है कि कास्ट डाटा जो शुरू हुआ था वो पहली बार 1931 में चालू हुआ था, जिसमें एससी और एसटी और अदर कैटेगरी सबको शामिल किया गया था। फिर अपडेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये कह रहा है ये। अब न्यू डेटा पॉइंट्स टू बी कलेक्टेड, अब ये क्या क्या डेटा पॉइंट्स हैं जो ये कलेक्ट करने वाला है, कि पहला ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, सैनिटेशन का लेवल क्या है,
आप कितनी स्वच्छता या सफाई से रहते हैं, आपका एरिया कितना स्वच्छ है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसका ओनर कौन है, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कब करते हैं। कितना तो नहीं पूछेगा, लेकिन कब, कैसे, किस प्रकार करते हैं, आपका प्रोवाइडर कौन है, ये ज़रूर पूछेगा। आपका कुकिंग फ्यूल क्या है, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं या कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने में। आपके सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है और आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। आप अपने खुद के वाहन का इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जाएगा। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसी एंड डिजास्टर, आपके अंदर क्या एबिलिटी है इमरजेंसी और डिजास्टर को हैंडल करने की। फिर अगली बात कहता है पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। ये डेटा इन्फ्लुएंस करेगा डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स पोस्ट 2029 लोकसभा इलेक्शन। यानी कि ये कह रहा है कि जो अगला डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा, उसमें जो हमारी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं 2029 के इलेक्शन के लिए, वो कितनी ज़्यादा हमें करनी है, कितनी कम करनी है, उसका आधार बनेगा ये सेंसस। और आपने सुना ही होगा, इसीलिए हमारा जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था, वो इसीलिए लागू किया गया था कि अगर सेंसस होगा तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स में जो सीट्स बढ़ेंगी, उनके लिए हम एमपीज एमएलएस को बैठाएंगे कहाँ पर। इसलिए हमने ये पहले विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा किया और उसके बाद इस सेंसस को करवाया। और दूसरी बात, आपने एक और सुना होगा कि एक ये बिल भी आया है, एक्ट भी आया, बिल आया या एक्ट आया है, जो 33% ऑफ कोटा ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट को रेखांकित करता है कि 2029 2026 के बाद जो होने वाला कास्ट सेंसस है, उसमें जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएगा, उसमें 33% कोटा ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट होगा। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या होगा, उसकी ग्रांट क्या होगी स्टेट को, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन तय होता है कि किस स्टेट को कितना अनुदान देना है। लेकिन कुछ इसके एंटीसिपेटेड चैलेंज हैं जो अपने आप में एक समस्या पैदा कर सकते हैं। पहला तो यही कहता है कि जो इन्यूमरेटर्स हैं, यानी कि जो गणना करने वाले लोग हैं, उनको इतनी डिजिटल लिटरेसी है कि वो इस चीज को मोबाइल से कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निकल इशू, जैसे मान लीजिए कई बार इन्यूमरेटर्स या गणना करने वाला आपके घर में आया और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर इंटरनेट ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो पुअर जीपीएस क्वालिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का अच्छा ना होना। फिर नीड फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये तो सही बात है कि जो मोबाइल या ऐप बेस्ड जो ऐप होगा, उसको इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि वो बहुत ही आसानी से इन्यूमरेटर के इस्तेमाल में आ सके। और उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब वो गणना करने आए तब वो भटक ना जाए कि क्या क्या करना है उसे, क्या नहीं करना, कौन सी बटन दबानी है, कौन सी बटन नहीं दबानी है। पोटेंशियल फॉर एरर्स इन सेल्फ इन्यूमरेशन ड्यू टू इनएक्सपीरियंस। और जो गणना करने वाले इन्यूमरेटर्स हैं, वो कोई स्पेशल तो है नहीं कि सिर्फ वो गणना ही करते हैं हमेशा। वो तो टीचर स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है वही इसका गणना करने वाला है, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो गलती कर सकते हैं, ये संभावना है। इसके अलावा अब बात की जा रही है कि सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसके लिए, कि हम ये सेंसस कराएंगे तो इसके लिए हमें कोई सेटअप चाहिए, कोई बॉडी चाहिए, उसके बारे में क्या जानकारी है। तो इसके लिए एक बॉडी बनाई जा रही है जो है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिस्टम है टू रिजॉल्व टेक एंड ऑपरेशनल इशू। ये बॉडी नहीं है, ये सीएमएमएस जो है, सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इस टेक्नोलॉजी, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेशनल इश्यूज को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। अब सुपरवाइजरी स्टाफ होगा जो जो गणना करने वाले हैं उनको असिस्ट करेगा, कोई अगर समस्या आती है तो उसे दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा इस आर्टिकल का इसेंस है। और आखिरी में जो ये कहता है कि दिस डिजिटाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड सेंसस प्रोसेस मार्क्स a significant shift in
हाउ इंडिया गैदर्स पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा with far-reaching implications and governance, planning and resource allocation. तो कुल मिलाकर के इस पूरे पैराग्राफ का जो इसेंस है वह यह है कि इतने बड़े देश की जनता का सोशियो इकोनॉमिक डेटा और उसका उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको गवर्नेंस, प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन में हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये डिजिटाइज और मॉडर्न सेंसस इसको मार्क करता है। तो ये थे आज के हमारे 2 आर्टिकल और इन्हें आप देखिए, सुनिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं एक टेलीग्राम जो चैनल है वो बना दूंगा और डेली इसकी पीडीएफ डाल दिया करूंगा हाईलाइट करके, ताकि आपको आसानी रहेगी इसको पढ़ने के लिए। और इसके अलावा आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, आप कोई बदलाव चाहते हैं या आपके पढ़ने के तरीके में आपको ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई अंतर होना चाहिए, तो मैं वो अंतर भी पैदा कर दूंगा या कोई नया तरीका इस्तेमाल कर लूंगा। प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हों, बोलने में भी गलतियां हो गई हों या प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो, पर धीरे धीरे हम इसे ठीक कर लेंगे। तो प्लीज़ बताइए, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद।